हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर समकालीन भारत एवं शिक्षा। फर्स्ट यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को हमेशा की तरह पूरा जरूर से देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। और कंप्लीट पेपर की हमने प्लेलिस्ट बना दी है, तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाकर के आप बाकी पेपर्स को भी देख पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट यूनिट का नाम है उभरते हुए संप्रत्यय के रूप में शिक्षा। और यहाँ पर आपको सबसे पहले शिक्षा के बारे में जानकारी लेनी है। तो शिक्षा शब्द की जो उत्पत्ति है वो शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखने या विद्या प्राप्त करने से है। शिक्षा के अर्थ में विद्या शब्द का जो प्रयोग है वो किया गया। विद्या का जो उत्पत्ति है वो विद धातु से हुई और विद से विद्वान का निर्माण हुआ, जिसका अर्थ है जानना या जानने वाला। इतना आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। और इसके बाद में विद्या से तात्पर्य किसी विशिष्ट ज्ञान में ही पूर्ण दक्षता प्राप्त करना, लेकिन शिक्षा से तात्पर्य ज्ञान के समग्र रूप से है। यहाँ पर ये भी आपको तुलना भी ध्यान रखनी है। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा शब्द के लिए एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया गया, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई। लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द का अर्थ जो है शिक्षण कार्य करना। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं शिक्षा के संप्रत्ययों की। तो देखिए, शिक्षा का जो मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है, शिक्षा ही वह साधन है जो मानव को प्राणी जगत के अन्य जीवों से पृथक करती है, जानवरों से, पक्षियों से, इनसे पृथक करती है शिक्षा। शिक्षा मानव को एक सामाजिक प्राणी बनाकर के सांस्कृतिक धरोहर को आगे आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करने योग्य बनाती है। शिक्षा के द्वारा ही बालक का सर्वांगीण विकास होता है। वह अपना व्यक्तिगत जीवन सुखमय बनाता है और सामाजिक जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान देता है। मानव जीवन प्रक्रिया विविध प्रकार के वातावरण में होकर निकलती है। शिक्षा उसको वातावरण के साथ अनुकूलन करने की क्षमता प्रदान करती है तथा साथ में ही वातावरण में अपनी सुविधानुसार परिवर्तन करने की शक्ति एवं ज्ञान प्रदान करती है। शिक्षा समाज की उन्नति के लिए भी एक महत्वपूर्ण साधन है। इस तरह से शिक्षा के संप्रति भी आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में शिक्षा की कुछ परिभाषाओं के ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली आती है पेस्टोलॉजी ने जो परिभाषा दी है कि शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समन्वित व प्रगतिशील विकास है। तो ये कुछ लाइन आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि पेस्टोलॉजी ने जो शिक्षा की परिभाषा दी है, शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समन्वित व प्रगतिशील विकास है। इसके बाद में टीपी नन के अनुसार क्या परिभाषा दी गई है, तो शिक्षा व्यक्ति का ऐसा पूर्ण विकास है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता से मानव जीवन के लिए अपनी मौलिक भूमिका प्रदान करता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्यों के बारे में। तो इस उद्देश्य के समर्थक एवं प्रतिपादक व्यक्ति को समाज में अधिक महत्व देते हैं। व्यक्तियों ने ही मिलकर के अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं अपने हितों की रक्षार्थ समाज का निर्माण किया है। यानी कि अपनी जो आवश्यकता है उनकी जिस प्रकार से पूर्ति होगी तो उसी के अनुसार उद्देश्यों का उन्होंने निर्माण करा है। व्यक्तियों के योगदान से ही समाज की जो उन्नति है और प्रगति हो पाई है। व्यक्ति का जो विकास है वह होगा तो समाज स्वतः ही विकसित होता हुआ उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। अतः शिक्षा एवं उसके उद्देश्य इस प्रकार से हो ताकि व्यक्तिगत रुचियों, क्षमताओं, गुणों, अंतर्निहित शक्तियों एवं विशेषताओं का विकास हो सके। अनेक शिक्षाविदों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने इस उद्देश्य का प्रबल समर्थन किया है, जिसमें से प्रमुखतः रूसो, पेस्टोलॉजी, फ्राबेल तथा नन का नाम उल्लेखनीय है। तो ये कुछ नाम भी आपको जरूर से ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की बात करते हैं। तो इस उद्देश्य के समर्थक एवं प्रतिपादक व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व देते हैं, ये ध्यान रखना है। इनके अनुसार व्यक्ति का समाज से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। व्यक्ति का समाज में ही जन्म होता है, समाज में ही रहकर वह अपनी उन्नति व प्रगति करता है। इसकी भाषा, शिक्षा, विचार, अभिव्यक्ति समाज में ही विकसित हो सकती है। समाज की उन्नति से ही मानव प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति करता है। अतः समाज उन्नत और प्रगतिशील हो, ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सामाजिक उद्देश्यों की बात हमने कर ली है। इसके बाद में राष्ट्रीय उद्देश्यों की बात करते हैं। तो इस उद्देश्य के समर्थक राष्ट्र के महत्व को स्वीकार करते हैं। शिक्षा को चाहिए कि वह ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करे जो स्वतंत्रता पूर्वक अपनी शक्ति के अनुरूप राष्ट्र के कल्याण में भाग ले सके, जिसकी जितनी फुर्सत हो उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए, कुछ अभ्यर्थी जो आर्मी की तैयारी करते हैं तो फिजिकल के लिए जो फिट होते हैं उनको ही आर्मी में भर्ती करते हैं। बाकी जो अभ्यर्थी है वो किसी और वैकेंसी की तैयारी करते हैं। तो राष्ट्र की जो सेवा है
राष्ट्र हित में यहाँ पर काम किया जा रहा है। इसके बाद में राष्ट्र की उन्नति के लिए व्यक्तियों को सद नागरिक बनाने के लिए शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की जावे ताकि प्रत्येक व्यक्ति समाज व राष्ट्र सेवा की भावना से ओतप्रोत हो जावे और सच्चा राष्ट्रभक्त नागरिक बन सके। तो ये कुछ बातें आपको राष्ट्रीय उद्देश्य में ध्यान रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य। तो शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्यों के अंतर्गत शिक्षा के वे उद्देश्य आते हैं जो किसी वर्ग, जाति, समुदाय, राष्ट्र या फिर व्यक्ति विशेष का अंश मात्र भी भेदभाव नहीं रखते हुए समस्त मानव जाति के कल्याण एवं उत्थान के लिए निर्धारित किए जाते हैं। चरित्र विकास, ज्ञानोपार्जन, सांस्कृतिक उन्नयन, आत्मानुभूति आदि ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य हैं। तो ये कुछ आपको बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्यों के विभिन्न स्रोतों के बारे में। पहला स्रोत है दर्शन की बात करते हैं। तो शिक्षा का विवेचन सदैव मानवीय संदर्भ में किया जाता है। मानव एक सामाजिक प्राणी है, समाज में जन्म लेकर समाज के मध्य जीवन जीने के लिए तैयार होता है। मानव का जन्म समाज में ही होता है, समाज में ही वह बड़ा होता है, समाज से ही वह सीखता है, समाज में ही उसकी शिक्षा होती है और समाज के लिए ही वह जीता है और समाज की उन्नति के लिए वह जीता है। हर समाज का जीवन जीने का अपना अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग उनकी भाषाएं होती है। दर्शन के अनुरूप प्रत्येक समाज व देश अपनी शिक्षा की व्यवस्था करता है। दर्शन ही वह पहला स्रोत है जहाँ से समाज शिक्षा के लिए उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। ये कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं दूसरे पॉइंट समाजशास्त्र की। समाजशास्त्र में देखिए मानव का अस्तित्व जो है वो परिवार से है। परिवार समाज की एक लघु इकाई है, परिवारों से मिलकर के समाज बनता है। ये बात आपको जानते हैं। उसी समाज में मनुष्य रहता है। प्रत्येक समाज की अपनी अलग संरचना होती है, अलग विश्वास होते हैं, जीवन जीने का अलग तरीका होता है, अपनी अलग अलग मान्यताएं होती है, अलग रीति रिवाज होते हैं, अलग अलग उनकी परंपराएं होती है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारा आता है मनोविज्ञान का तीसरा टॉपिक। इसमें देखिए मनोविज्ञान प्रत्येक देश काल और स्थिति में शिक्षा के साथ अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा रहा है, किंतु आधुनिक युग के मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र से प्राप्त उद्देश्यों को प्राप्त किए जाने की क्या स्थिति इनकी है, तो यह जानने के लिए मनोविज्ञान तथ्यों और कारकों के आधार पर उद्देश्यों की संप्राप्ति की संभावनाओं पर विचार करना जरूरी है। वे ही उद्देश्य अंत में मान्य जो उद्देश्य हैं उनकी श्रेणी में अस्तित्व में आएंगे, जिनको मनोविज्ञान की कसौटी पर कस करके परखा जाएगा और जो इस कसौटी पर सफल हो सकेंगे उनको शिक्षा के उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा। अतः मनोविज्ञान के उद्देश्यों का एक अपरिहार्य स्रोत है। इसके बाद में बात करते हैं, चौथा बिंदु आता है संविधान का। प्रत्येक देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए प्रशासन संहिता होती है। देश जिस प्रकार की रीति नीति के शासन करने में रुचि रखता है उसी का अनुसरण उस देश का प्रशासन संहिता होती है, जिसे परिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत संविधान कहा जाता है। संविधान के अनुरूप विविध आकांक्षाएं हैं जिनको पूरा करना शिक्षा का उद्देश्य है और इस रूप में ये संविधान आधारित आकांक्षाएं भारत में शिक्षा के उद्देश्यों का स्रोत है। इस तरह से आपको चौथा बिंदु ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं, पांचवा बिंदु आता है वैश्वीकरण का। इसमें देखिए वैश्वीकरण अपने नाम के अनुरूप एक व्यापक संप्रत्यय है जिसके अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व आर्थिक पक्ष वैश्वीकरण के रूप में दिखाई देते हैं। आज विश्व ही एक समाज हो गया है। सांस्कृतिक रूप से बाह्य प्रभाव तो रहन सहन, खान पान से जुड़ करके दिखाई दे ही रहे हैं। देशों के समाज संबंधी आदर्शों व विचारधारा में प्रभाव निसंदेह शिक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी देश वैश्वीकरण के संदर्भ में ही अपने देश की शिक्षा के लिए उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे। अतः वैश्वीकरण शिक्षा के उद्देश्यों के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये आपको पांचवा बिंदु यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं शिक्षा की प्रकृति के बारे में। देखिए दोस्तों, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, सिर्फ उन्हीं बिंदुओं की बात कर रहे हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल शॉर्ट जानकारी रखने के लिए जो जो बिंदु आपको बताए जा रहे हैं कम से कम उनको तो आपको जरूर से याद करना ही है। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम रहता है तो आप इस यूनिट के बाकी टॉपिक्स पर भी अपनी नज़र डाल सकते हैं, उनको भी याद कर सकते हैं, बट कम से कम आपको इतना तो याद कर ही लेना है। इसके बाद में दोस्तों अगला टॉपिक है शिक्षा की प्रकृति। आइए उनकी बात करते हैं। तो पहला बिंदु है इसमें अनवरत प्रक्रिया की बात
बात करते हैं तो देखिए, शिक्षा एक अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मानव जीवन से मृत्यु पर्यंत तक शिक्षा प्राप्त करता रहता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है। वह जीवन में नए नए अनुभव प्राप्त करता रहता है, अनुभव सीखता रहता है, और वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो ये अनवरत जो प्रक्रिया है वो लगातार निरंतर चलती रहती है। इसके बाद में बात करते हैं दूसरा बिंदु की। दूसरा बिंदु है सामाजिक प्रक्रिया। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। मानव के व्यवहार में परिवर्तन व शिक्षा दोनों ही सामाजिक प्रक्रिया के रूप में होती है। यदि यह कहा जाए कि बिना सामाजिक पर्यावरण के शिक्षा चल ही नहीं सकती तो कोई गलत नहीं होगा। तो सामाजिक पर्यावरण भी वहाँ पर होना आवश्यक है। इसके बाद में बात करते हैं तीसरे बिंदु की, गतिशील प्रक्रिया। यहाँ पर देखिए, समाज में परिवर्तन के साथ साथ शिक्षा में भी परिवर्तन होता है। शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि आदि में आवश्यकता अनुसार जो परिवर्तन होते रहते हैं, उन्हीं के द्वारा जो शिक्षा प्रक्रिया है वो गतिशील रहती है। यही उसकी जो गतिशीलता है वह कहलाती है। ज्ञान व कौशल सभी जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर बढ़ते रहते हैं, और उनमें लगातार जो है अपडेट होता रहता है, निरंतर बदलाव उनमें होता रहता है। इसके बाद में बात करते हैं चौथे बिंदु की। चौथा बिंदु है द्विमुखी प्रक्रिया। शिक्षा की प्रकृति दो के मध्य चुनती है, अर्थात एक प्रभावित होता है और दूसरा प्रभावित करता है। इसलिए एप्रो जॉन एडम ने शिक्षा के दो ध्रुव माने हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी। शिक्षक प्रभावित करता है और शिक्षार्थी उससे प्रभावित होता है। तो ये बात आपको यहाँ पर चौथे बिंदु में ध्यान रखनी है। इसके बाद में पांचवा बिंदु है विकास की प्रक्रिया। विकास की प्रक्रिया में देखिए, मानव का जो जन्मजात व्यवहार है वह प्रवृत्ति जो उसकी है पशुवत होती है। सामाजिक पर्यावरण में इसके इस व्यवहार में परिवर्तन होता है। परिवर्तन की यह प्रक्रिया ही शिक्षा है। मानव अपने अनुभवों को भाषा के माध्यम से सुरक्षित रखता है और उसको आने वाली पीढ़ी में हस्तांतरित करता रहता है। इससे ही समाज की संस्कृति व सभ्यता का विकास होता है। इसलिए शिक्षा को विकास की प्रक्रिया भी माना जाता है। इसके बाद में बात करते हैं छठे बिंदु की। छठा बिंदु है त्रिमुखी प्रक्रिया। कुछ शिक्षाविद शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी के साथ साथ सामाजिक पर्यावरण के कारण ही अलग अलग समाज व देश का पाठ्यक्रम अलग अलग होता है। इसके बाद में सातवां बिंदु है सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया। तो शिक्षा का जो कार्य है, बालक की कुछ क्षमताओं शक्तियों का जो विकास करना ही नहीं है, शिक्षा बालक के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का विकास करती है। इसलिए शिक्षा को सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया माना जाता है। इसके बाद में आठवां बिंदु है समायोजन की प्रक्रिया। इसमें देखिए, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए समायोजन करना भी आवश्यक है। इसलिए शिक्षा समायोजन की प्रक्रिया भी है। व्यक्ति वही अच्छा माना जाता है जो अधिक से अधिक समायोजन कर सके, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ा सके। समायोजन से वह अपना संतुलित विकास कर सकता है। इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और अब इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण टॉपिक आता है जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। इसमें पहला बिंदु है शिक्षा के पूर्व निश्चित उद्देश्यों में अविश्वास। जॉन डीवी एक प्रयोगवादी दार्शनिक रहे हैं और इसलिए वह शिक्षा के किसी पूर्व निश्चित या उनके उद्देश्य में विश्वास नहीं करता है। उनका कथन है कि शिक्षा का जो तात्कालिक उद्देश्य है सदैव होगा, और जहाँ तक शिक्षा शैक्षिक होगी वह उस उद्देश्य को प्राप्त करेगी। तो यह जॉन डीवी का कथन भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला बिंदु है अनुभवों का पुनर्निर्माण। जॉन डीवी का मत है कि कोई भी क्रिया निरुद्देश्य नहीं होती है, प्रत्येक क्रिया में कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। पुनर्निर्माण में यह भी अर्थ प्रकट होता है कि कुछ पहले था तो उसका फिर से निर्माण करना, उसमें नया अपडेट करना। इसके बाद में तीसरा बिंदु है वातावरण के साथ में अनुकूलन। जॉन डीवी ने शिक्षा का उद्देश्य वातावरण के साथ में अनुकूलन स्थापित करना बताया। वह लिखता है कि शिक्षा समायोजन की एक प्रक्रिया है जिसका प्रत्येक जो अवस्था है उसमें उद्देश्य होता है विकास की क्षमता को देना। इसके बाद में अगला बिंदु है गतिशील एवं अनुकूलन योग्य मन का निर्माण। जॉन डीवी शिक्षा का जो तात्कालिक जो उद्देश्य है गत्यात्मक तथा लचीले मन का निर्माण करना मानता है। उनका जो विचार है, इस उद्देश्य के चरण सामने रख करके हम शिक्षा के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की वृद्धि कर सकते हैं। यानी कि एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम काम करेंगे तो जो उद्देश्य निहित करे गए हैं उनसे भी हम ज़्यादा कर पाएंगे। इसके बाद में अगला बिंदु आता है सामाजिक कुशलता की प्राप्ति, जिसमें देखिए उपयुक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त जॉन डीवी ने शिक्षा का जो उद्देश्य है उसमें सामाजिक कुशलता को प्राप्त करना भी बतलाया है। सामाजिक कुशलता का तात्पर्य है कि व्यक्ति को किसी योग्यता की प्राप्ति हो जाए और वह समाज के समस्त कार्यों में यथाशक्ति योगदान दे सके। इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे देखिए, सामाजिक कुशलता के अंतर्गत जॉन डीवी ने निम्न 7 प्रकार की योग्यताओं को स्थान दिया है। पहली है स्वास्थ्य, दूसरी है क्रिया करने की क्षमता, तीसरे नंबर पर है योग्य गृहस्थ और चौथे नंबर पर है व्यवसाय,
5वें नंबर पर है नागरिकता, 6ठे नंबर पर है अवकाश काल का उचित उपयोग और 7वें नंबर पर है नैतिकता और चरित्र की बात करी गई है। इसके बाद में दोस्तों अगला बिंदु आता है वैश्वीकरण के संदर्भ में शिक्षा के जो बदलते उद्देश्य हैं, आइए उनकी बात करते हैं। पहला बिंदु है कार्यकुशलता में वृद्धि करना। दूसरा बिंदु है वैज्ञानिक चिंतन व वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा बिंदु है विश्व बंधुत्व में बाधक तत्वों को समाप्त करना। और चौथा बिंदु है उत्पादन का विकास करना। पांचवा बिंदु है आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना। छठा बिंदु है विश्व लोकतांत्रिकता का विकास करना। इसके बाद में सातवां बिंदु है कार्यनिष्ठा का विकास करना। आठवां बिंदु है शिक्षा को जो उत्पादन है उससे जोड़ना। और नवा बिंदु है शांति शिक्षा को बढ़ावा देना। 10वां बिंदु है व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा क्षमता का विकास करना। 11वां बिंदु है आधुनिकीकरण एवं औद्योगिकरण प्रक्रिया को गति देना। इस तरह से दोस्तों हमने फर्स्ट यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ऊपर इस वीडियो में डिस्कशन करा। आई होप आपको ठीक तरीके से सारी बातें समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है, फिर भी कोई आपकी क्यूरीज रहती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसकी जो पीडीएफ है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। कंप्लीट सेकंड पेपर की पीडीएफ आप एक साथ डाउनलोड कर पाएंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। और सेकंड पेपर के बाकी यूनिट्स को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, सारे वीडियोज़ वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में यूनिट बाय यूनिट आप सारे वीडियोज़ को एक साथ देख पाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले यूनिट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।